नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। हम लोग आज से इंडियन इकोनॉमी फॉर जूनियर अकाउंटेंट टॉपिक वाइज जो है वो मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आपके इंडियन इकोनॉमी के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उनके एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। समय थोड़ा सा लगेगा लेकिन काफी बेहतर तरीके से हम लोग टॉपिक को तैयार कर लेंगे। हम जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो बेसिकली कंटेंट है। जिस कंटेंट को मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं वो वाकई में जबरदस्त कंटेंट है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिनसे आप लोग ये सीख पाएंगे कि आखिरकार क्वेश्चन किस तरीके से आपको एग्जाम में पूछे जाने हैं। ये रिकॉर्डेड सेशन है क्योंकि लाइव सेशन के अंदर तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम होता है। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ सर ठीक है रिकॉर्डेड सेशन आप दे दिया करो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है। क्या हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था कहेंगे या विकासशील कहेंगे, किस कैटेगरी में हम लोग रखने वाले हैं। अपडेटेड में रखूंगा इसको। 2023-24 का जो करंट अफेयर है उससे हम लोग अपडेट रखेंगे। एक भी प्रश्न जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस सेशन से बाहर नहीं जाए। टॉपिक वाइज मॉडल पेपर जो है डेली आप लोगों को एक सेशन मिलेगा जिससे आप अपनी इंडियन इकोनॉमी को टॉपिक वाइज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करनी है। टाइप कीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे सबसे बेहतरीन कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। 999 के अंदर आप लोग पेपर 2 जो है जूनियर अकाउंटेंट का उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। केवल यही नहीं, आपको इसके साथ में पीडीएफ नोट्स जो है वो भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ये ही नहीं, इसके साथ में आपको पेपर 1 और पेपर 2 जो है इसकी टेस्ट सीरीज भी इस कोर्स के साथ में दी जाती है। तो अगर आप लोग वाकई में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन को थोड़ी सी और अच्छी से करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं। देखिए, एक बार वैकेंसी निकल जाती है उसके बाद में कुछ भी हाथ में नहीं रहता है, केवल अफसोस के। इसीलिए आप लोग समय रहते जो है वो अच्छी तैयारी कीजिए। आप लोग टेस्ट सीरीज को अलग से भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 और पेपर 1 पेपर 2 के लिए फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को टेस्ट सीरीज का मिल जाता है। इसमें हम लोगों ने 15 जो है वो टॉपिक वाइज रखे हैं टेस्ट और 5 जो है वो फुल लेंथ टेस्ट आप लोग के लिए रखे हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को आप लोग एडवांस लेवल पर तैयार कर सकते हैं। आज जो है वो संधि का एक टॉपिक आप लोगों के लिए यहां पर अपलोड कर दिया गया है। एडवांस लेवल की प्रैक्टिस पेपर्स में आप लोग 175 क्वेश्चंस के माध्यम से संधि के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने यहां पर रखे हैं। पूरा टॉपिक क्लियर होगा और क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं, थोड़ा सा लेवल अच्छा है और आपको एग्जाम में वहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, राजस्थान एसआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 की अलग अलग तैयारी कर सकते हैं। फुल डिटेल सॉल्यूशन जो है वो आप लोग को यहां पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर कल मैंने जो है वो एक आरएसआर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई है। आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल दीपक सर ऑफिशियल पर पिन की हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आपको कौन सा सेशन ठीक लगता है, रिकॉर्डेड या फिर लाइव, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पढ़ने का जो पैटर्न रहेगा वो हम लोग हिंदी और इंग्लिश में दोनों को लेकर चलेंगे। बहुत सारी कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि आपको हिंदी में समझ में नहीं आती, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आता तो वो हिंदी में भी देख सकते हैं। दोनों तरह के विद्यार्थी हमारे पास में अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं कि भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो बेसिकली देखिए, अगर आप लोग इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे तो वहां पर 2025 की डेट लिखी हुई है। 2025 हमारे पास में नहीं है, इसलिए हम लोग 2024 की तरफ जाएंगे। आप लोग ये भी तो कह सकते हैं कि सर 2026 में तो हो सकता है। 2026 की तरफ हम लोग इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया था तो वो 2024 के लिए अनाउंस किया था। ठीक है, तो 2024 को हमारी जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। अभी कितनी है? ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि 3.8 ट्रिलियन डॉलर जो है इतनी पहुंच चुकी है। पूरे विश्व में यूएसए जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी रखता है। उसके बाद में चाइना जो है वो अपनी एक इकोनॉमी रखता है। ठीक है, तो 2024 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 तक $5 ट्रिलियन जो है इतनी होने की संभावना है। ठीक है, अगर आप लोग इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे वहां पर 2025 के लिए बताया गया है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने कई बार अनाउंस किया है कि 2024 होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग 2024 को चुनेंगे। आगे देखिए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता क्या क्या होती है। आपके पास में 4 यहां पे ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। पहला तो देखिए कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है। अल्प विकसित होती है
ठीक है, विकासशील होती है और फिर विकसित अर्थव्यवस्था होती है। अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्था है, इस टर्म को रिसेंटली जो है यूज नहीं किया जाता है, खास तौर पर विकासशील अर्थव्यवस्था को ही हम लोग जो है यूज करते हैं। जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, इसकी सामान्यतः क्या विशेषता होती है? प्रति व्यक्ति आय जो है वो निम्न होती है, पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है, निम्न आश्रित अनुपात होता है, तृतीयक क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का जो है वहां पर उपस्थिति दर्ज होती है। कौन सा कथन जो है वो सही है? देखिए क्या है कि जितने भी अल्प विकसित देश हैं, यहां पर आप लोग को लिखा हुआ है कि सर्विस सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र बेसिकली होता है कौन सा? सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र जिन देशों के अंदर ज्यादा पैमाने पर है वो विकसित श्रेणी में आते हैं, ना कि अल्प विकसित में आते हैं। क्योंकि जो टर्शरी सेक्टर जिस कंट्री के अंदर बूम पर है वो हमेशा एक डेवलप्ड नेशन रहेगा। जो काफी कमजोर देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय जो है पर कैपिटल इनकम वो निम्न होती है। प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण उनकी परचेसिंग पावर जो है वो भी कम होती है। परचेसिंग पावर कम होने के कारण वहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो भी कम होता है। अगर परचेसिंग पावर ही नहीं रहेगी तो उसकी डिमांड भी कम रहेगी, और डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, और अगर सप्लाई कम होगी तो वहां की इंडस्ट्रीज जो हैं उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी कम होगी। इसीलिए वो नेशंस जो हैं वो बेसिकली अल्प विकसित के अंदर आते हैं। पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है। कैपिटल, जैसे कैपिटल हम लोग कहते किसको है? कई बार आप लोग देखते हैं कि राजस्व एक वर्ड यूज होता है, रेवेन्यू या कैपिटल, ठीक है। तो पूंजी निर्माण हम लोग किसको कहते हैं? कि पूंजी निर्माण कोई फिजिकली कोई भी वस्तु आप लोग को दिखाई दे रही है जो सरकार निर्मित करती है, उसके निम्न दर जो है वो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। निम्न आश्रित अनुपात जो है वो देखिए, अब आंसर क्या होगा? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग फोर्थ नंबर को आंसर को अलग करेंगे तो ये आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास में दो ऑप्शन है। पहली बात तो ये कि चूज किसको करें। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो तो इसकी विशेषता होगी, इसलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, और जैसे फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे हमारा ए आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में आ चुका है। देखिए, अल्प विकसित शब्द सामान्यतया उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस क्षेत्र के लोगों का रहन सहन का स्तर काफी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने के से प्रति व्यक्ति आय का भी स्तर निम्न पाया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है, इस कारण से जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है, आर्थिक रूप से समानता वहां पर स्थापित नहीं हो पाती है, जिससे उनकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी कम हो जाती है। तो और प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण उसकी परचेसिंग पावर कम होगी, और उसके बाद में मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन अल्प विकसित जो देश होते हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, निम्न जीवन स्तर होता है, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर होती है, बेरोजगारी और अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर होता है, कृषि क्षेत्र जो है वो ज्यादा पाया जाता है, पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है, आय की विषमता होती है। हर क्वेश्चन के बाद में आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए बताया जा रहा है ताकि वो क्वेश्चन जो है वो आपके जहन में बैठ जाए। इसके बाद में आप जब किसी टॉपिक को पढ़ें तो डिटेल सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। यहां पर अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई मान लीजिए थ्योरी समझ में नहीं आ रही है तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से भी अपने टॉपिक को तैयार कर सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? मतलब भारत जो है वो एक डेवलपिंग नेशन है, और डेवलपिंग नेशन जो है उसकी एक विशेषता होती है। पहले हम लोग उसी पे बात कर लेते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, बेसिकली क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो विकासशील देश होते हैं, अगर मैंने यहां पे लिखा है कि विकासशील देश है और एक है विकसित देश, दोनों के अंदर एक टर्म को लेकर क्या डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। जैसे हम लोग शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, शिक्षा यहां पर भी होती है लेकिन शिक्षा यहां पर भी होती है, दोनों जगह जो है वो एजुकेशन पाई जाती है। विकासशील देशों में शिक्षा का जो प्रसार है, शिक्षा का जो विकास है वो हमेशा क्षैतिज विकास होता है, ठीक है। क्षैतिज विकास जो है वो होता है। क्षैतिज विकास के अंदर मैक्सिमम लोगों तक एजुकेशन पहुंच जाए ये कोशिश जो है वो की जाती है। मैक्सिमम लोगों तक एजुकेशन जो है वो पहुंच जाए इस चीज की कोशिश की जाती है। जब भी क्षैतिज विकास होता है तो हम लोग इसको एक कैटेगरी में रखते हैं और वो है क्वांटिटेटिव कैटेगरी में रखते हैं। मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी जो है उसको यहां पर कवर किया जा रहा है। जब भी विकसित देशों के अंदर एजुकेशन की बात की जाती है तो वहां पर हमेशा ऊर्ध्वाधर बात की जाती है ना, वर्टिकली जो है उसकी बात की जाती है,
ऐसा क्यों है? क्योंकि विकसित देशों के अंदर जितने भी लोग हैं उन तक एजुकेशन पहुंच चुकी है ऑलरेडी। अब उसकी क्वालिटी के अंदर इंप्रूव किया जाएगा, है ना, उसकी क्वालिटी के अंदर इंप्रूव किया जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एजुकेशन वहां पर सबके पास में पहुंच चुकी है, इसलिए क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होता है विकसित देशों के अंदर, जबकि विकासशील जो देश हैं वहां पर क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट जो है उस पर ध्यान दिया जाता है, मैक्सिमम लोगों को शिक्षित किया जाता है। इस क्वेश्चन में देखिए अब विकासशील जो है इसका अर्थ तो आप लोग समझ चुके हैं। तो पहले तो देखिए, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्रचंड बेरोजगारी होती है, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता होती है, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होता है। इसमें से अगर आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चाहें तो यहां पर देखिए चौथा जो ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन जो है वो उच्च होता है। अब जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनके पास में इतना तो पैसा नहीं है कि वहां पर प्रोटीन जो डाइट है वो मैक्सिमम प्रोवाइड करवाई जा सके। हम लोग फोर्थ ऑप्शन को यही छोड़ देते हैं और जैसे ही छोड़ेंगे हमारे पास में जो बी ऑप्शन है वो वैसे ही यहां से आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। भारत का एग्जांपल लें तो भारत के अंदर मैक्सिमम एग्रीकल्चर जो है वो की जाती है, क्योंकि 53% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। भले ही जीडीपी में हम लोग कम कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो जनसंख्या है वो कृषि के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। जनसंख्या की अगर बात करें तो 53% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर और लगभग 18% जीडीपी के अंदर योगदान होता है, जो कि काफी कम है। ठीक है, फिर देखिए मतलब ये विशेषता है हमारे इंडिया के अंदर। फिर देखिए प्रचंड बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी मतलब किसी को रोजगार है किसी को नहीं है, उस हिसाब से ये विशेषता जो है वो भी भारत के अंदर है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, इसको अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर एक वर्ड जो है वो लिखा हुआ है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मीन्स होता है, हम लोग चाइना का एग्जांपल लेना चाहेंगे, चाइना के अंदर जितने भी पर्संस हैं मैक्सिमम सिटीजन्स उनके पास में स्किल्स है, इसलिए अपने आप में ही वो चलता फिरता रोजगार है। वहां के लोगों को इतना स्किल कर दिया है कि उनको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत जैसा देश और युवा मैक्सिमम जो है वो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जब वो रोजगार देगी तब वो रोजगार देगी, खुद की स्किल जो है वो हमारे पास में डेवलप नहीं है। मैक्सिमम जनसंख्या जो है वो आज गवर्नमेंट की तरफ मूव कर रही है। लेकिन हम लोग यहां पर बात करें तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि मानव पूंजी जो है वो बेसिकली उसकी क्या है, निम्न गुणवत्ता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा ए जो है ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, मानव पूंजी की पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा किधर है, ये रहा। डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ नहीं होगा। देखते हैं अब, ओके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी जो है वो कहते हैं। कुछ लक्षण है, जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, पूंजी निर्माण का निम्न स्तर है, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि जो है वो भारत में पाई जाती है, बेरोजगारी जो है वो भी भारत के अंदर पाई जाती है, जो कि भारत को एक विकासशील देश बनाती है। ठीक है, और क्या है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय जो है पर कैपिटल इनकम वो भी हमारे देश के अंदर कम पाई जाती है। औद्योगिक पिछड़ापन है, तकनीकी पिछड़ापन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आयात पर निर्भरता हमारी ज्यादा होती है तथा निरक्षरता ये भी हमारे देश के अंदर पाई जाती है। तो ये बेसिकली ये टर्म जो है वो क्या बनाती है, एक विकासशील देश जो है वो बनाती है, उसकी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कि मिक्स इकोनॉमी जो है आखिरकार वो कहते किसको है। पहला ऑप्शन है जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। दूसरा है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में जो है वो भी विद्यमान होता है। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया, मतलब इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया, भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजी है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित, मिक्स इकोनॉमी कहेंगे। देखिए मिक्स इकोनॉमी जो है इसको हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग डेफिनेशन से पढ़ते हैं। अगर आप लोग यही डेफिनेशन जो है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पर एग्रीकल्चर के साथ में पशुपालन होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, मिक्स इकोनॉमी हम लोग कह देंगे। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए ऐड कर रहा हूं ताकि वो क्वेश्चन जो है वो आपके जहन में बैठ जाए। अगर मान लीजिए कि एग्जाम टाइम पर कोई टॉपिक आपको पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है तो केवल क्वेश्चन करके भी आप लोग उस टॉपिक को जो है हिट कर सकते हैं।
ठीक है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, इजी है अब तो। मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था, किसको चुनेंगे? देखिए मैं आपको पॉइंट नजरिए जो है वो बताता हूं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, वैसे तो हम लोग इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ जाएंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है हमारी, लेकिन वो पॉलिटी के नजरिए से है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो लक्षण है उसके अंदर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के लक्षण जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी जो है वो पूंजीवादी की तरफ बढ़ती जा रही है, पूरी तरह नहीं है, मिक्स जो है हम लोग मिक्सअप देख रहे हैं। कैसे कि आप लोग आज देख पा रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा एसेट्स का हो चुका है। जैसे कई रेलवे स्टेशन आप लोग देखते हैं, ट्रेन आप लोग देखते हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन हो गया है। यूएसए वगैरह हैं जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वहां पर जो प्राइवेट सेक्टर है इसको अच्छी खासी एंट्री होती है, क्योंकि वो सभी जो है वो प्रॉफिट के बेस पे काम करते हैं, उनको सबको सर्विसेज चाहिए। तो हमारी इकोनॉमी जो है वो इसकी तरफ बढ़ रही है। गांधीवादी समाजवादी एक पॉलिटिकल नजरिया है जिसकी तरफ से हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम लोग इसको मिक्स इकोनॉमी जो है वो कह देंगे। तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों जो है सह अस्तित्व में होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है। समाजवादी सोशलिस्ट जो इकोनॉमी होती है उसमें पूरा कंट्रोल जो है रिसोर्सेज के ऊपर वो किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जैसे चाहे वो नियम बना सकती है, ओके। अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा और है, गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। देखिए यहां पर गांधीवादी जुड़ा हुआ है, और आप लोगों को पता है कि हम लोग जब इंडियन पॉलिटी के अंदर डीपीएसपी को पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं, तो वहां पर गांधीवादी विचारधारा के लिए हम लोग आर्टिकल नंबर 40 को भी पढ़ते हैं, अनुच्छेद 40 को भी पढ़ते हैं। अनुच्छेद 40 बेसिकली ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वहां पर विकेंद्रीकरण की बात करता है, पंचायती राज की स्थापना की बात करता है। तो जहां पर गांधीवादी शब्द जुड़ गया वहां पर विकेंद्रीकरण जो है इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं थोड़ा सा फेरबदल करना चाहूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी नहीं है, अगर मान लीजिए ये आ जाता है कि कौन सी नहीं है, नहीं के लिए आ जाता है, तो बेसिकली हम लोग पूंजीवादी की तरफ नहीं जाएंगे, तब तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। और बाकी ये विशेषताएं जो है वो पाई तो जाती हैं, लेकिन मेनली हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था में रखते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी नहीं है? पूंजीवादी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, यानी कि भारत को हम लोग किस तरीके से परिभाषित कर देते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि हम लोग को भारत को किस कैटेगरी में रख सकते हैं? एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। सबसे पहले इस पॉइंट को समझिए, क्या भारत के अंदर खाद्यान्न की कमी है? मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो विश्व में नंबर 1 पर है। हम लोग जब बाजरा का उत्पादन करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो हमारी पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन रेट है वो तमाम कंट्री से ज्यादा होती है। हम जो है वो फूड ग्रेन्स के लिए किसी देश पर डिपेंड नहीं है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा श्रीलंका का। कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर श्रीलंका की जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, उसका 13% जो है वो टूरिज्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोविड-19 के टाइम पीरियड में बाहर से टूरिस्ट जो है वो श्रीलंका आना उन्होंने बंद किया, और वहां की जो जीडीपी थी, ग्रोथ रेट थी, वो डाउन आ गई। दूसरी बात कि कोविड-19 के टाइम पीरियड में जब फूड ग्रेन्स एक देश से दूसरे देश में नहीं जा पा रहे थे, तो उस समय भी श्रीलंका को यह फील हुआ था कि आज अगर हमारे पास में खुद के फूड ग्रेन्स होते तो हम लोग दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं करते। श्रीलंका की जो खस्ता हालत हुई थी वो इसी कारण हुई थी कि वो अपने फूड ग्रेन्स के लिए भी दूसरे देशों पर डिपेंड था, ठीक है। फिर देखिए, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हमारे यहां पर लेबर जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इसका क्या कारण है? जिस हिसाब से आपको काम में लिया जाता है उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता है, मतलब मेहनत खूब होती है यहां पर। एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, जहां पर व्यापार ज्यादा होता है, उस अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं कि वो तो विकसित देश है। वो कैसा है? वो तो विकसित देश है, मतलब ये तो होगी नहीं। एक पूंजी आधिक्य वाली, नहीं, ये भी नहीं है। तो भारत को हम लोग रख सकते हैं एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क आप लोग कर लीजिएगा एग्जाम में। अभी तो आपको इजीली दिख रहा है, एग्जाम में आपको फाइंड आउट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए क्या है, भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है?
क्वेश्चन बड़ा बेसिक है क्योंकि आपका जो पहला टॉपिक है वो इसी से रिलेट करता है। ठीक है, पहला टॉपिक जो है वो इसी से रिलेट करता है। पहला देखिए, कृषि की प्रधानता है क्या? बोलिए। एक तो आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, है ना। दूसरा देखिए, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, वृद्ध बेरोजगारी, क्या ये सारी विशेषताएं हैं? आप बोलेंगे हाँ सर सारी विशेषताएं हैं। देखिए, क्या कृषि की प्रधानता है क्या? हाँ बोला सर, कृषि की एग्रीकल्चर जो है वो तो खूब भर भर के यहां पे पाया जाता है इंडिया के अंदर। देखिए, रिकॉर्डेड सेशन का फायदा ये है कि बिल्कुल टू द पॉइंट जो है वो बात की जाती है। अगर आप लोग चाहेंगे कि सर लाइव क्लास लीजिए तो मैं लाइव क्लास भी ले लूंगा, लेकिन रिकॉर्डेड सेशन में टाइम थोड़ा जो है वो बचता है। ओके, तो कृषि की जो है प्रधानता होती है। ओके, उद्योग की प्रधानता होती है। देखिए, उद्योग जो है वो बेसिकली हमको यहां पर उद्योग जो है इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार कंसिडर जो है वो हम लोग देखते हैं क्योंकि ऑप्शन देखने पड़ेंगे। न्यून प्रति व्यक्ति आय है, हाँ बिल्कुल न्यून प्रति व्यक्ति आय है। वृद्ध बेरोजगारी है, पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा। देखिए, बेसिकली उद्योगों की प्रधानता होती कहां पर है? विकसित देशों के अंदर केवल इंडस्ट्री जो है वो वर्क करती है, लेकिन हमारे अगर दोनों को चूज करना हो तो हम लोग एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे। डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला तीसरा और चौथा। ठीक है, देखिए, उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है। इंडिया के अंदर कृषि की अर्थव्यवस्था जो है, कृषि की प्रधानता वो पाई जाती है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, अतः भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बताते हैं। आगे देखिए, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? मतलब कोई अर्थ का नहीं है। सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन और पूंजी संसाधन। यह आरएस के अंदर आ चुका है 1996 में। देखिए, आरपीएससी की एक खास बात है कि वो क्वेश्चंस को रिपीट करती है। देखिए, यहां पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा अनार्थिक तत्व है जो काम का नहीं है? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के नजरिए से तो प्राकृतिक संसाधन है, शक्ति संसाधन है, पूंजी संसाधन है। सामाजिक व्यवहार कभी भी इकोनॉमी को नहीं बढ़ाता है, ये एक रेयर केस हो सकता है। ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति की, राज्य की, व्यक्ति और राज्य दोनों की, या उपयुक्त में से किसी की भी नहीं? लिखा हुआ है कि भारतीय मॉडल। देखिए, भारतीय मॉडल कैसा है? इकोनॉमी के टर्म से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि सार्वजनिक भी है और निजी भी है। पहली बात तो यह है, तो हम लोग इस नजरिए से देख सकते हैं कि भारत के अंदर सरकार जो है वो भी अच्छे से काम करती है और निजी व्यवसाय जो है वो भी अच्छे से काम करते हैं। सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए भारतीय मॉडल जो है वो काम करता है। ओके, देखिए आगे, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक एवं निजी दोनों के क्षेत्रों की देश के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथ में होता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य और व्यक्ति दोनों के हितों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का मुख्य कारक नहीं है? यहां पर ये जो शब्द है ना, ये आपको एग्जाम में बड़ा गड़बड़ करवाएगा। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हम लोग इतने हड़बड़ाहट में रहते हैं कि हमको ये नहीं जो है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, तकनीकविद और नौकरशाह। देखिए, कौन सा आर्थिक विकास का मुख्य कारक नहीं है पूछा है। तो अगर हम लोग पूंजी का संचय और तकनीक सुधार जब करते हैं, जब टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट किया जाता है, तो हम लोग नए नए इन्वेंशंस कर सकते हैं और इन्वेंशन के थ्रू हम लोग इकोनॉमिक में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो होगा ही होगा। दूसरा देखिए, जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या में परिवर्तन कैसे? अगर जनसंख्या को हमने स्किल्ड कर दिया तो हम लोग ये कहेंगे कि एक ह्यूमन जो है, एक आदमी ह्यूमन, वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है, मानव पूंजी में बदल चुका है। मतलब चलता फिरता वो रोजगार है, स्किल्ड हो चुका है, वो डिपेंड नहीं है। विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, बेसिकली क्या होता है कि स्पेसिफिक जो कोई, जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट जो है साइंटिस्ट का ही जॉब करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहां पर कोई एयरफोर्स पायलट है, मतलब सबका जो है वो लेबर डिवाइड रहता है, कौन कौन सा काम करने वाला है। यहां पर देखिए, तकनीकविद और नौकरशाह, ये बेसिकली उस शासन को, मैनेजमेंट को संभालते हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर हम लोग देखें कि इनके आधार पर विकास हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये केवल एक मैनेजरियल यानी कि मैनेजमेंट, प्रबंधन के कार्य में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन
उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है, परंतु तकनीकविद और नौकरशाह का प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। डेली के हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा मैं, पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी के साथ में आरएसआर है, जीएफ एंड एआर है। हम लोग सभी के जो एमसीक्यू है यहां पर यूट्यूब पर करने वाले हैं। आरएस बाबा दीपक सर जो है, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 जो है इसकी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। 999 के अंदर 6 सब्जेक्ट्स का वीडियो कोर्स आप लोग को दिया जाएगा, साथ में पीडीएफ नोट्स आप लोग को दिए जाएंगे, और साथ में ही आपको पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। चाहे तो आप लोग टेस्ट सीरीज को अलग से भी ले सकते हैं। इसमें 15 टॉपिक वाइज और 5 फुल लेंथ के टेस्ट दिए जाएंगे। फुल डिटेल सॉल्यूशन जो है वो आप लोग को यहां पर मिल जाएगा। हिंदी के अंदर आज हमने संधि जो है, संधि के 175 एमसीक्यू जो है वहां पर रखे हैं, आज ही उनको वहां पे पुट किया है। गजब के क्वेश्चन है, एडवांस लेवल है। ठीक है, आप लोग उससे तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश जो है उसके भी एडवांस लेवल पर हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस पेपर्स के माध्यम से हर टॉपिक को जो है वो प्रैक्टिस के तौर पर तैयार कर सकते हैं। राजस्थान एसआई की टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट हो चुकी है। फुल डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को इसका मिल जाता है। दोनों ही टेस्ट सीरीज है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने यहां पर आरएसआर जो है इसकी पीडीएफ को, आरएसआर की पीडीएफ जो है इसको क्या कर दिया है, पिन कर दिया है। आरएसआर की पीडीएफ जो है इसको पिन कर दिया है। आप लोग डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। बड़ा गजब का पीडीएफ है, आपको आरएसआर जो है पूरा का प्रिपेयर कर देगा। साथ में ही आरएसआर के 500 एमसीक्यू, आरएसआर के 500 एमसीक्यू, 500 एमसीक्यू व्याख्या सहित जो है वो आपको जल्द मिलने वाले। तैयार हो जाइए, जल्दी आप लोगों के लिए 500 एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, पीडीएफ के साथ में मैं अटैच करके आप लोगों को दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल जो है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। सेशन कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको लाइव सेशन चाहिए या फिर रिकॉर्डेड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसी भी आपकी प्रॉब्लम हो मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।